महिलाओं ने मारी बाजी और प्रधानमंत्री सहित तमाम बड़े पद, मुख्यमंत्री, वो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा और बहुत बड़े मन से और बहुत तालियां बजाकर देखना चाहूँगा कि आधी आबादी को उसका वाजिब हक मिलना ही चाहिए। इसमें कोई एहसान और कोई ऐसी बात नहीं है, वो हर तरह से डिज़र्विंग कैंडिडेट है। सबसे पहले हम आपको 12 तस्वीरें दिखाते हैं मतदान की, फिर खंडवा चलेंगे। देखिए, सबसे पहली तस्वीर कैलाश विजयवर्गीय इंदौर, दूसरी तस्वीर मंदसौर जगदीश देवड़ा, दोनों मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, तीसरी तस्वीर महेंद्र सोलंकी सपत्नीक वोट डालने के लिए देवास शाजापुर सीट से कैंडिडेट हैं बीजेपी के। ओम प्रकाश सकलेचा हैं, पूर्व मंत्री रहे, वरिष्ठ विधायक हैं, नीमच से वोट डालने के लिए पहुंचे हैं सपरिवार। सावित्री ठाकुर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर धार से है और बीजेपी की लीडर हैं और वो पहुंची हैं। अनिता नागर सिंह चौहान हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने वोट डाले हैं वो भी बीच बीच में हम मिक्स आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। अनिता नागर सिंह चौहान हैं, सुधीर गुप्ता हैं मंदसौर से बीजेपी के कैंडिडेट, उज्जैन से महेश परमार हैं कांग्रेस के कैंडिडेट, मधु गहलोत हैं, आगर मालवा आप देख रहे हैं। तस्वीरें लगातार ज्ञानेश्वर पाटिल हैं, ये बुरहानपुर से तस्वीर आपको मिल रही है और बड़वानी की तस्वीर आप देख रहे हैं। गजेंद्र पटेल कैंडिडेट, उमंग सिंगार जी हैं नेता प्रतिपक्ष, धार अपने गृह नगर में वोट करते हुए। 12 तस्वीरें लोकतंत्र की, लोकतंत्र का चौथा चरण जो बहुत महत्वपूर्ण और मध्य प्रदेश का समापन का चरण। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। फिरोज़ सिद्दीकी साहब हैं हमारे साथ स्टूडियो में, नमस्कार। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और फिरोज़ सिद्दीकी साहब के साथ उनके काबिल दोस्त, जिनकी हेयर स्टाइल का मैं बड़ा मुरीद हूं, गुलरेज शेख साहब हैं। उड़ें जब जब जुल्फ़ें तेरी, मतदान के लिए लोग प्रेरित हों, ऐसा इसके आगे मैं ये संशोधन करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो आप भी क्या मालवा से हैं गुलरेज भाई? आज उज्जैन में वोट किया आपने? बिल्कुल, उज्जैन में वोट किया जी और सीएम साहब और हाँ मेरा दोनों का एक ही बूथ है। जी। तो इसके मायने तो क्या वहां समझूं पे मैं? इसके मायने ये समझे कि लोकतंत्र जो होता है ना, एक सीएम जी को और एक सामान्य कार्यकर्ता को दोनों को बराबर रखता है। जी। मैं और और कुछ नहीं समझ रहा हूँ, जो आपने कहा मैंने वही समझा है। जी, आप कहें तो कुछ भविष्य के लिए मुबारकबाद तो दूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, मैं तो हर अच्छी बात को कबूल करता हूँ। जी। नहीं, बिल्कुल आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ें। ऊपर राजनीति में निरंतर आपकी परवाज़ ऊपर तक पहुंचे और यही मैं हमारे फिरोज़ भाई के लिए कहूँगा जो बड़े ही एक चीज मुखर मैंने हैं। देखी भाई साहब, अच्छी चीज जो मुझे दिखी जी कि बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत सुबह जो दिखा मुझे। देखिए, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग वोटिंग करने गया और लोगों में अच्छा उत्साह था और मैं परिवार लोग जो आ रहे थे वोट डालने के लिए। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये खुश करती हैं। और मुझे भी कुछ देर तक के लाइन में सुबह 8 बजे लगना पड़ा। तो इससे लगता है कि हमारा लोकतंत्र पुष्पित फल्लवित हो रहा है कि जब लोग भारी संख्या में निकलते हैं सुबह से। तो बिल्कुल, लेकिन मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी, अब सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने एक टिप्पणी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, इंदौर में कुछ जगह मुफ्त में चाय, पोहा, जलेबी खिलाने की भी बातें हैं कि आप अपनी उंगली का निशान दिखाइए और जलेबी, पोहा। तो उन्होंने इस पर थोड़ी आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा कि नागरिकता दामादी नहीं है, आप दामाद नहीं हैं, आपका अधिकार है वोट करना। कि आपको मैं प्रलोभन में डालूं कि वोट करने के लिए आपको मैं मिक्सी भेंट करूंगा, डायमंड रिंग दूंगा, इसलिए आप निकलिए, चाय, पोहा, जलेबी का नाश्ता कराऊंगा। तो ये भी एक नजरिया है लोकतंत्र में। आप इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्या कहेंगे फिरोज सिद्दीकी साहब? आता हूं गुलरेज भाई, फिर फिरोज सिद्दीकी साहब की रिएक्शन ले लूँ। देखिए, ऐसा है शरद जी, बहुत अच्छा मौजू सवाल आपने उठाया। जैसे नागरिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, ऐसी संविधान ने मौलिक कर्तव्य भी नागरिक के जो हैं वो फिक्स किए हैं। और उस नागरिक कर्तव्य में जैसे राष्ट्रगान है हमारा,
झंडे का सम्मान है हमारा, ऐसे ही वोटिंग हमारी है। जो सिटीजन राइट्स के साथ में जो सिटीजन ड्यूटीज़ हैं, ये दोनों को बराबर जो है संविधान रखता है। तो जो सिटीजन ड्यूटीज़ हैं उसमें हमारा एक वोट डालना जो है हमारा एक कर्तव्य है। इसको कर्तव्य के रूप में अधिकार तो दिया ही दिया है, साथ में ये कर्तव्य के रूप में भी दिया गया है कि लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, क्योंकि बिना लोगों के लोकतंत्र नहीं चल सकता। तो लोगों को वोटिंग करने आ रहे हैं। आज बड़ा उत्साहवर्धक जो है लोगों में ने एक उत्साह दिखाया है कि 3 चरण में जो लगातार वोटिंग परसेंटेज नीचे जा रहा था, इस बार हम सोचते हैं कि कुछ ऊपर बढ़ेगा और ये अच्छा संकेत आज सुबह से ही देखने मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये और आज मौसम भी खुशगवार है, जो जिन इलाकों में ये मतदान हो रहा है कि बादल छाए हुए हैं बहुत सारे इलाकों में, तो इस वजह से भी लोग जो हैं निकल रहे हैं बाहर और शादियां भी अभी कम हैं। जी जी, ये भी एक नज़रिया है फिरोज़ भाई, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मैं यही सोचता हूँ कि जंग आज़ादी में जो लोग कूदे थे, कई तो उसमें बहुत ही ऊपर हैं नाम, लेकिन उतने उससे कहीं अधिक नाम ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, और उनकी शहादत किसी मायने में कमतर नहीं है, शहादत कमतर हो ही नहीं सकती। लेकिन आप सोचिए कि क्या उनसे किसी ने कहा था कि ये मिल जाएगा तो आ जाइए, ये ले लीजिएगा, आज़ादी के बाद आपके ख़ानदान को एक शहादत का ऐसा अद्भुत तमगा मिलेगा, पेंशन्स मिलेंगी, बड़ी इज्जत मिलेगी, सांसदी मिलेगी, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नहीं साहब, वो तो एक जज्बा था, और यही जज्बा देश को आगे बढ़ाने का। तो यही वजह है कि जब गारंटी में लोकतंत्र उलझने लगता है, हर पार्टी गारंटी लेकर मतदाता के पास पहुंचती है, तो ये बताता है कि दोनों तरफ से कुछ चीज़ें गड़बड़ा तो रही हैं। इधर भी कहा जा रहा है कि ये दोगे तो हम आएंगे, नहीं देंगे तो हम नहीं आएंगे। ऐसा मत करिए भाई साहब, ये आपका कर्तव्य है। जैसे लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार हैं आपके, आप सवाल पूछ सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वोट डालने के लिए अगर आपको प्रेशर कुकर चाहिए, डायमंड रिंग चाहिए, पोहा जलेबी चाहिए, तो गुरु कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ऐसा मत करो। अगली खबर खरगोन ले चलेंगी जया। बिल्कुल, और चलिए अगली खबर खरगोन से, जहां आरटीओ परिसर में बने आदर्श मतदान केंद्र पर भगवा कलर के परिधानों में महिलाओं ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है। महिलाओं ने अब की बार मोदी सरकार ये बातें भी बताई और ये कहा कि कौन कौन सी योजनाएं जिनकी वजह से वो प्रभावित हुई हैं। हालांकि निमाड़ में तेज गर्मी से राहत जरूर मिली है, जिससे मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भगवा साड़ी की भी एक ब्रिगेड आपको नज़र आई है। और ये जो इलाका है, ये इलाका काफ़ी, ये देखिए, फिर एक बार सबका मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। देखो तो चल रहा आवाज चेक। खरगोन लोकसभा में जो मतदान का दौर वो शुरू हो चुका है और इसके चलते हम देखें तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। और खासकर हम बात करें तो आदर्श मतदान केंद्र जो प्रशासन के द्वारा एक विशेष पहल की जाती है, जिसमें सारी व्यवस्था की जाती है। हम देखें तो साज सज्जा की बात करें तो काफ़ी अच्छी साज सज्जा भी होती है, और उसके बाद देखें तो जो महिलाओं में एक रुझान होता है जो मतदान को लेकर, वो भी यहाँ काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। हम देखें तो यहाँ स्थानीय स्तर से कुछ महिलाएँ काफ़ी जो मतदान करके सुबह सुबह यहाँ पर पहुँची, और इसमें हम कुछ चर्चा भी करके देखते हैं। हम देखें मतदान आज शुरू हुआ है, आप सबसे पहले मतदान करने पहुँचे, क्या लगता है मतदान को लेकर कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा लग रहा है, और पहला वोट डाला मैंने, उसके मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहला वोट मेरा डाला है। वोट डालने के पीछे क्या सोच रही, क्या मकसद रहा? बहुत अच्छी सोच रही, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हमें वोट डालना है, हम नागरिक हैं भारत देश के, तो हमारा वोट महत्व रखता है। हम बात कर रहे हैं तो अभी मोदी जी भी सभा लेने आए थे, हम कांग्रेस और भाजपा की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो यहाँ का पूरा परिदृश्य है खरगोन की बात करें, मोदी जी की सभा के बाद में क्या परिवर्तन लग रहा है? बहुत परिवर्तन आया है इस बार। 400 पार, इस बार 400 पार का नारा तो हर जवान पे नजर आ रहा है। लेकिन हम बात करें मतदाताओं की, आप में किस तरह का उत्साह रहा, आप मतदान करने सुबह से पहुंची? मुझ में तो बहुत उत्साह है, और मैं इसको अपने 4 लाइनों के माध्यम से कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र का महापर्व हमें मनाना है, लोकतंत्र का महापर्व हमें मनाना है, और राष्ट्रहित की खातिर हमें मोदी जी को लाना है, राष्ट्रहित की खातिर हमें मोदी जी को लाना है। और मोदी जी है युग पुरुष ये जान लिया, मोदी जी है युग पुरुष ये जान लिया,
और देव के दूत हैं, ये हमने पहचान लिया। बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। समझा जा सकता है कि किस तरह से मोदी जी का जो है लोगों को मतदान को लेकर जो रुझान है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन बात करें जिस तरह से कविता के रूप में ये बात सामने है कि मोदी जी को लेकर काफ़ी उत्साह लोगों में, जो मतदान है मतदान को लेकर भी काफ़ी उत्साह है। हम खरगोन की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो मौसम था, यह मौसम काफ़ी अच्छा सुहाना हो गया है। पहले ये माना जा रहा था कि निमाड़ के चलते यहाँ पर जो काफ़ी गर्मी रहेगी और उसके चलते मतदान काफ़ी प्रभावित होगा, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा होने के बाद हम देखें तो जो मतदान का प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। मतदान केंद्रों पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मतदान करने भी पहुँच रहे हैं और अधिक मतदान का असर भी काफ़ी देखने को मिलेगा। फरीद शेख, बंसल न्यूज़, खरगोन। और जब भी इस तरह का अगर फरीद शेख लाइव होते मेरे साथ तो उनसे गुजारिश करता, क्योंकि जब आप कतार में खड़ी मुखर मतदाताओं के पास पहुंचते हैं तो अगली कतार में जिसको लगता है कि अब नंबर मेरा आने वाला है, अब मैं बोलूँगा, उसके मन में कई विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं कि जैसे ही मेरे पास ये टीवी का संवाददाता आएगा मैं ये बोलूँगा। लेकिन फरीद भैया 2 ही महिलाओं से बात करके गुजर गए आगे, और खड़ी हुई महिलाएं जब मैं देख रहा था कि वो क्लोजिंग पीटीसी कर रहे थे तो चेहरे पर मायूसी लिए जया 3-4 महिलाएं पीछे खड़ी थी। कोशिश करता हूं यहाँ से मन पढ़ने, इनके सोने से लेकर एक छोटे से कमरे में दिल्ली में प्रचारक के तौर पर रहना, 3-4 जोड़ी कपड़ों के साथ, लेकिन शुरू से वो 3-4 जोड़ी ही कपड़े थे उनके, लेकिन वो बड़े उसको बहुत अप टू डेट रखते थे। ये बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कही थी कि मैं बहुत साफ़ सफाई के साथ और बहुत जो भी मेरे पास रहा है मैं उसको लेकर बहुत एक सेवा का स्वरूप गुलरेज भाई नज़र आता है। राजनीति भी सेवा का रूप कही जाती है, लेकिन कई बार सेवा के स्वरूप पर सवाल उठते हैं, और तब और उठते हैं जब एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के सेवा भाव पर सवाल उठाता है और कहता है सेवा एवा नहीं है भैया, ये तो जेब भरने का काम है। खैर, ये राजनीति का पहलू है, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। फैज़ अहमद फैज़ का बड़ा मकबूल शेर है। नरेंद्र मोदी जी की जो तस्वीरें हमने हरमंदिर साहिब से देखी मन को छू लेने वाली हैं। सेवा भाव के बहुत करीब हैं, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने न सिर्फ वहाँ लंगर के लिए एक सेवक कार सेवक के तौर पर अपनी सेवाएं दी, बल्कि बड़े श्रद्धा भाव से जो भोजन करने के लिए पधारे लोग थे उनको भोजन भी कराए। जी गुलरेज भाई। देखिए, यही फर्क होता है कि जब एक आम व्यक्ति चरम पे पहुंचता है तो उसके सामने सारी एक जिंदगी होती है जो उसने कमाई होती है, और जिंदगी कमाई जाती है अपने परिश्रम से, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से, और वो जो एक्सपीरियंसेस आते हैं यूजुअली एक सामान्य व्यक्ति या गरीब आदमी को जो आते हैं वो एक बड़े व्यक्ति को आ ही नहीं सकते। जो स्ट्रगल एक सामान्य व्यक्ति या गरीब व्यक्ति करता है वो बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता। एक उदाहरण के तौर पे आप में हमारे फिरोज भाई बैठे हैं या मैं बैठा हूं, हम सब राजनीति में फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं। तो हमने दरी भी बिछाई पार्टी की, झंडा भी उठाया है और नीचे से बूथ लेवल पे काम करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं 17-18 साल में। अब कोई यदि सीधे ही विधायक बन जाता है, सीधे सांसद बन जाता है, क्योंकि उसके पिताजी उसके दादाजी उस पदों पे बड़े पदों पे थे, तो उसको ये नहीं पता कि नीचे से काम कैसा होता है। तो प्रधानमंत्री महोदय ने तो चाय भी बेची है, अखबार पे भी बैठे हैं, वो सब किया है, चने खा के भी समय गुजारा है, तो वो ये सब चीजें जानते हैं और गरीब की समस्या को भी जानते हैं, और यही हमको उनके चरित्र में नजर आता है। जी जी, लेकिन गुलरेज भाई एक नज़रिया और भी है, मैं फिरोज साहब की राय उस पर ज़रूर लूँगा कि एक तो बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आगे बढ़े हैं, और आज भी राजनीति में ऐसे बहुत लोग हैं कि शायद जिनके पास दुपहिया है, 25-25 साल 30-30 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, ना उनके पास फार्चूनर है, ना एंडेवियर है और ना इसुजू है, या विदेशी गाड़ियाँ हैं। लेकिन कि जिनके पास विदेशी गाड़ियां हैं, या आज भी आप बीजेपी के नेताओं की बात करें या कांग्रेस के नेताओं की बात करें, उनके वो बच्चे जो विदेशों में पढ़े हैं, चाहे वो शिवराज सिंह जी हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे गोविंद राजपूत हों, क्या इनको हक नहीं है? आखिर लोकतंत्र तो जनता की नुमाइंदगी का त्यौहार है, आखिर जनता चुनती है। फिर उन लोगों को इस बिना पे खारिज करना, जनता खारिज कर दे ठीक बात है, उसने कहा हमें नहीं पसंद है आप। जी फिरोज भाई। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए। ये बात सही है
कि जो लोग कैडर के नीचे से काम करके आते हैं और ऊपर तक बढ़ते हैं, उनको पार्टी की एक अच्छी खासी समझ होती है और एक वैचारिक कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं। और जिन लोगों को बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाता है, जहाँ तक कांग्रेस ने ऐसा बहुत जगह किया, तो उससे हमको नुकसान भी बहुत हुआ। जहाँ तक जो आपका ये सवाल है कि जो फॉरेन में पढ़ के आए हैं कोई नेता का, ठीक है, नेता का बेटा नेता बने तो कोई बुराई नहीं है इसमें। जैसे इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो परिश्रम हम लोग करते हैं और हम लोगों का परिश्रम का जो हिस्सा काट के कभी कभी उन लोगों को मिल जाता है, तो कई बार तकलीफ ज़्यादा होती है। और इसमें अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ज़रा ज़्यादा, गुलरेज भाई की स्थितियाँ ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये सभी पार्टियों में होता रहता है। और जो बड़ा नेता होता है उसके समर्थक एक इकट्ठा हो जाते हैं आसपास, एक छवि बन जाती है उसके आसपास, तो उस छवि का जो है जनता भी जो है उसको प्रतिसाद दे देती है। लेकिन एक बार पिता की पॉपुलैरिटी पे आप जीत सकते हो, लेकिन दोबारा में आपको अपने दोबारा नहीं जीत सकते, दोबारा नहीं जीत सकते। दोबारा तो आपको जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। जी। दूसरा चुनाव में तो आपकी कड़ी परीक्षा होगी, और दूसरा भी मान लीजिए गलती से जीत गए तो तीसरे में तो आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो लोग आए राजनीति में उनके पिता की वजह से जीते, देखिए उसके बाद कहाँ गुम हो गए वो पता नहीं है। सिनेमा की दुनिया का उदाहरण दूं तो जुबली कुमार कहे जाते थे नामचीन फिल्म स्टार राजेंद्र कुमार। कुमार गौरव उनके पुत्र रहे, बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो मकाम नहीं हो पाया। अर्जुन तेंदुलकर अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। आप सोच सकते हैं कि उनकी किट ही कितनी महंगी होगी और उनका प्रशिक्षण कहाँ कमी थी उनकी। और यही चुनौती अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बेटों के सामने भी है कि आप धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी के लेवल पर पहुंचकर दिखाइए। तो ये हर जनरेशन की, ये गुलरेज साहब के फर्जंद और उनकी बेटा बेटी जो भी होगा उसके सामने भी चुनौती होगी। और ये फिरोज़ भाई आपके सामने भी है और ये मेरे सामने भी है और ये दुनिया के हर वालिद और वालिदैन के सामने है कि उनका बच्चा वो जिस प्रोफेशन में है। मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरे बच्चे ने क्या जर्नलिस्ट बनना पसंद किया है और क्या वो मुझसे आगे निकलेगा, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन अभी हम चलेंगे। तकनीकी खराबी आई, लेकिन समय रहते इसे बदल भी दिया गया और उसके बाद मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई। चलिए वोटिंग परसेंटेज की तरफ बढ़ेंगे, जो दोपहर 1 बजे तक मतदान का प्रतिशत हमें बता रहा है। तो दोपहर 1 बजे तक इन सभी सीटों पर जो मध्य प्रदेश की हैं 58.52% मतदान हुआ है। 48.52% वोटिंग हुई है। देवास में 52.11 52.11, धार में 49.37 49.37, इंदौर में 38.60 38.60, खंडवा में 48.15 48.15, खरगोन में 51.48 51.48 और मंदसौर में 50.39 50.30, रतलाम में 51.13 और उज्जैन में 49.71 49.71% वोटिंग हुई है। इंदौर सबसे कम, क्यों भैया इंदौर 38.60 पे क्यों अटके हो? मौसम भी अच्छा है, आसमान में बादल हैं, बाकी सब 50 छू रहे हैं और इंदौर भैया आप 12% कम नज़र आ रहे हो। तो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। क्विक रिएक्शन गुलरेज साहब, इंदौर को की होया? ये इंदौर की जो स्थिति है ना, इंदौर कांग्रेस मुक्त हो चुकी है और ये ऐसा नहीं हुआ है कि अभी अभी हुई है, ये काफी लंबे अरसे से हो चुकी है। मैं सोचता हूँ कि फिरोज भाई बताएं कि लास्ट टाइम कब इन्होंने चुनाव जीता था। तो क्या आप ये मान रहे हैं गुलरेज साहब कि भाजपा तो युक्त है ही, इंदौर भाजपा का कैंडिडेट है, तो कांग्रेस मुक्त होने से इतना फर्क पड़ गया? देखिए क्या होता है कई बार कि मेरे पास 100 कार्यकर्ता हैं, इनके पास 25 कार्यकर्ता हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 100 है, इनके पास 25 तो हैं, लेकिन अगर वो 25 घर में बैठे हैं और 100 काम कर रहे हैं। बड़ी दयानतदारी आपकी, जरा नवाजी के लिए शुक्रिया। 25 तो माने आपने।
तो मेरे 100 तो काम कर रहे हैं, लेकिन इनके जी। 25 में से 2 काम कर रहे हैं, 2 भी काम नहीं जब कर रहे हैं तो इनका वोटर नहीं निकलता। जब वोटर नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं टर्नआउट में फर्क पड़ता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जो हमने कहा था कि 370 वोट प्रति बूथ बढ़ना है, जब नतीजे आएंगे 4 तारीख को आपको दिख जाएगा कि हमारा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। क्योंकि मैं पन्ना प्रमुखों की जो सूची चल रही है, हमारी पन्ना प्रमुखों का जो लिस्ट आ रही है, उसमें कहीं पर 80%, कहीं पर 90% हमने अचीव कर लिया है अभी तक। चलिए फिरोज साहब। कि गुलरेज भाई को शायद जानकारी कम है कि 19 तारीख के मतदान के बाद आपके एक बड़े नेता भोपाल आए थे। उन्होंने टारगेट दिया कि एक मंत्री को अगर उसके क्षेत्र में मतदान कम हुआ तो वो उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, जो विधायक है उसको अगली बार टिकट नहीं देंगे। जो हड़बड़ी पूरे भारतीय जनता पार्टी, और आपको और बता दूं 7 तारीख के मतदान से पहले भी 5 तारीख को एक जूम मीटिंग हुई आपकी पार्टी की, जो इंदौर से संचालित हुई थी। तो आपके यहाँ हो रहा है ना ये दिक्कत। तो आप ही ने कहा था कि 370 मतदाता पर बूथ हम बढ़ाएंगे, ये कांग्रेस ने तो नहीं कहा था। आपने कहा था हमारे पन्ना प्रमुख, डिजिटल और पता नहीं क्या क्या आप सुनाते रहते हैं, जो तरह तरह की बातें आपके यहाँ चलती रहती है। तो ये वोटर क्यों नहीं निकला बाहर? पिछली बार के अगर आप विधानसभा से देखें तो पहले फेज में 12%, दूसरे फेज में 8.5%, ऐसे नीचे उतरता चला जा रहा है। तो इसका क्या मायने है कि आपका जो 370 बूथ पे 370 मत बढ़ाना, 10% वोट बढ़ाना, ये अभियान आपका फेल हो गया। चलिए मैं एक मौलिक सवाल लेकर आ रहा हूँ, मेरे ही दिमाग की उपज है, माफ़ कीजिएगा कोई आपको इसमें कोई खामी दिखे तो। क्या आप दोनों इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अगर ऐसा घटनाक्रम हो, क्योंकि इससे इनकार नहीं कर सकते कि चुनाव के ठीक पहले अगर एक बड़ी पार्टी का कैंडिडेट विड्रॉ कर देता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को ये मौका, अगर वो राष्ट्रीय स्तर का बड़ा दल है, तो क्या उसे ये मौका देना चाहिए कि वो रिप्लेसमेंट कैंडिडेट रखे, जैसे हम 12वें खिलाड़ी को 11वां खिलाड़ी बना देते हैं? जी देखिए, मेरा ये कहना ये है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, निष्पक्ष स्वतंत्र मतदान हो, लोगों को उसका पूरा मौका मिले। अगर ये सामने दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर विधायक, एक कैबिनेट मिनिस्टर उसका पर्चा वहाँ खारिज करा के और अपने साथ लेके जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सांठगांठ है। और जब ऐसी स्थिति है, यही सूरत में भी देखने मिली, जब ऐसी स्थिति है तो इलेक्शन कमीशन को सुमोटो एक्शन लेते माफ कीजिएगा फिरोज भाई, मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि आपका व्यक्ति बड़ा निर्दोष और निष्पाप हो जाता है जो पार्टी बदलता है। दोष उसका हो जाता है कि जैसे कोई साधु बाबा मेले में हम नहीं डराते थे कि उठा के टॉफी गोली दिखाएंगे और गोद में बिठा के ले जाएंगे। अरे साहब, उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। 25-25 साल से पार्टी में है, 40-40 साल से पार्टी में है, एन मौके पे गुड बाई टाटा करके चला जाता है और आप कहते हैं कि नहीं साहब दोषी तो ये लोग हैं। देखिए, जब आपको ऐसे चीज़ें सामने मिलेगी, कहीं ना कहीं जो सामने वाला प्रत्याशी है उसको सत्ता के दबाव में प्रभावित किया गया है, दोनों के बीच में सांठगांठ हुई है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन को सुमोटो एक्शन, सुमोटो एक्शन लेके मतदाताओं का जो अधिकार है कि जो 2 बड़े राजनीतिक दल हैं, ये बड़ा सवाल वो है, उसको देखा जाए। आप ये देखिए सूरत में ये कमाल हो गया लेकिन कि इतने सभी के सभी ने नामांकन वापस ले लिया। सोसाइटी के लिए बड़ा सवाल है। नामांकन आप सूरत का देखिए ना, नामांकन मतलब ये कमाल हो रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि जादू थोड़ी हो रहा है। दौर है कि एक समय आजादी के दीवाने फांसी के फंदे को चूम के लटक जाते थे, झूल जाते थे, और ये दौर है कि ईडी आईटी का डर आप आरोप लगाते हैं या कहते हैं प्रलोभन दे दिया, तो भैया लोग प्रलोभन में झूल के उधर पहुंच जाते हैं। आप बता रही हैं, मैं आऊंगा गुलरेज भाई अगली रिएक्शन के लिए, लेकिन ले चल रही है जया हमें अगली खबर की तरफ। बिल्कुल, और बता दें आपको कि देश में चौथे चरण और मध्य प्रदेश में आखिरी चरण की वोटिंग इस वक्त चल रही है। 8 लोकसभा सीटें जहां मतदान हो रहा है। खरगोन की बात करें तो यहां पर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और पूर्व मंत्री सचिन यादव ने भी वोट डाला। इस दौरान बंसल न्यूज से खास बातचीत की अरुण यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 10 से 12 सीटें जीतेगी। देश में गठबंधन की सरकार बनने का भी दावा उनकी ओर से किया गया है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें, हालांकि एक्सक्लूसिव बातचीत इन दोनों नेताओं ने की है।
इस वक्त हम बोराम में पहुंचे हैं, यहाँ पर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव हैं। उन्होंने अपना मतदान किया और साथ ही मतदान अधिक से अधिक मतदान करने की मांग भी की है। इस वक्त हम बात करें उनसे तो जिस तरह के मुद्दे जो देश में छाए हुए हैं, एक तरफ हम बात करें तो आरक्षण संविधान की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम बात करें तो राष्ट्रवाद और सनातन की बात हो रही है, मोदी की गारंटी की बात हो रही है। कैसे देखते हैं इसे सरकार में अब कांग्रेस की क्या स्थिति, गठबंधन की? देश के प्रधानमंत्री जी से हर आदमी बहुत सारे सवाल करना चाहता है। बेरोजगार नौजवान सवाल कर रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, जो 13 में कहा गया था। हर व्यक्ति काला धन की रास्ता देख रहा है। गारंटी दी गई थी 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, किसी को कुछ मिला नहीं है। देश की हमारी माता बहनें अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हैं। मणिपुर कांड आपके सामने है। स्टार प्रचारकों की बात करें तो बीजेपी से सीएम पीएम तक मौके पर पहुंचे, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो स्टार प्रचारकों की कमी रही। हालांकि एक सभा राहुल जी की, एक सभा मोदी जी की भी हुई। कैसे देखते हैं, उसका क्या प्रदेश है? राहुल जी आए थे, आपको पता ही है। उन्होंने सेगांव में उनकी सभा हुई। प्रियंका जी कई जगह यहीं प्रदेश भर में, और अन्य नेता भी हमारे आते रहे। मध्य प्रदेश की बात करें तो कितनी सीट कांग्रेस लड़ेगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि 12 से 15 सीटें आना चाहिए। सरकार बनने को लेकर क्या लगता है? निश्चित तौर पर बनाएंगे सरकार। ये थे पूर्व पीसीसी अरुण यादव, और उन्होंने सरकार बनाने की बात की कि इस बार महागठबंधन की सरकार किसी भी हालत में बन रही है। और वहीं प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में करीब 10 से 12 सीटों की आने की भी बात कर रहे हैं। फरीद शेख, बंसल न्यूज़, खरगोन। चलिए, तो ये अरुण यादव जी की बात थी, जिन्होंने वोट डाला और दावे किए। बुरहानपुर में भी बीजेपी विधायक अर्चना चिटनिस ने वोट डाला है। सचिन यादव एक बार सुनवा दें हम जरा जल्दी से। सचिन यादव से भी बात हुई। बिल्कुल जी। लोकतंत्र महापर्व चल रहा है और इसमें हम देखें तो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। ऐसे हम पहुंचे हैं बोराव में, जहां पर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव और वर्तमान विधायक सचिन यादव ने मतदान किया है। हम बात करें तो जो इस बार सरकार किसकी बनेगी उसको लेकर वर्तमान विधायक से बात करें, सचिन यादव जी। हम देखें तो इस बार जो है क्या लगता है सरकार को लेकर गठबंधन की? देखिए, निश्चित रूप से आज पूरे देश में एक बदलाव का, एक परिवर्तन का माहौल है। और जिस प्रकार से जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, हम लोगों को पूर्ण आशा है कि इस बार सरकार जो है केंद्र में हम लोग बनाएंगे। एक तरफ देखें तो हम चाय वाला नहीं न्याय वाला इन चाहिए, इसका जो स्लोगन, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो मोदी गारंटी की बात हो रही है। क्या कहें? देखिए, 10 साल के कार्यकाल में भी अनेकों गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। इनने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, लेकिन एक भी गारंटी इन्होंने पूरी नहीं की। और आज इसी को लेकर के जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा आक्रोश है, और वो आक्रोश वोट के रूप में तब्दील होगा। सुबह से देखें तो मौसम काफ़ी खुशगवार था, हल्के पानी की बौछारें, लेकिन वापस अब तापमान बढ़ने लगा। निमाड़ की देखें तो निमाड़ में तापमान अधिक होने का पहले भी वैसे भी खौफ था कि इसके चलते कहीं मतदान कम होगा। अब निमाड़ में जो गर्मी बढ़ गई उसको लेकर क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज जो देश का और हमारे निमाड़ का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक हो गया है। और सभी लोग अपने घरों से निकल करके ये गर्मी और धूप की परवाह किए बगैर हमारे देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे। खरगोन जेल में देखे तो एक तरफ मोदी जी भी आए थे, उन्होंने सभा ली, राहुल जी भी पहुंचे हैं। कैसा इसका फीडबैक है? कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा राहुल जी की सभा? देखिए, निश्चित रूप से ना सिर्फ खरगोन खंडवा बल्कि मध्य प्रदेश में हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा, और पूरे देश में हम लोग इस बार सरकार बनाने की स्थिति में है। सर, से न्याय पत्र की बात कर रहे हैं, न्याय पत्र के आधार पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने की बात कर रही है। वहीं लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में भी जीत को लेकर इस बार इसलिए आश्वस्त है कि भले ही कैंडिडेट नया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी लोकसभा है, लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी अच्छे पकड़ है, और खासकर समाज में काफ़ी पकड़ होने के चलते कांग्रेस ने जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। फरीद शेख, बंसल न्यूज़, खरगोन। फरीद भाई काफ़ी तेज़ बोलते हैं, थोड़ा सा धीरे बोलेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे, गुजारिश करेंगे उनसे। बुरहानपुर से खबर है, बीजेपी विधायक अर्चना चिटनिस ने वोट डाला है। रुईकर वार्ड के बूथ पर वो पहुंची और उन्होंने वोट कास्ट किया। लाइन में लगकर अर्चना जी ने मतदान किया है। देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील की है, और उन्होंने ये भी दावा किया कि 400 पार का नारा काफ़ी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी उसे हासिल करके रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि अर्चना चिटनिस, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक, लाइन में लगी हुई हैं, कतार में। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। निश्चित तौर पर
400 पार मात्र नारा नहीं, आने वाले परिणाम का पूर्वाभास है। और आप देखें कि मौसम भी इस चुनाव के महायज्ञ का साथ दे रहा है। परसों तक चिलचिलाती धूप थी, आज बेहतर मौसम है, हल्की हल्की फुहार भी है, और ये सुहाना मौसम लोकतंत्र के इस पर्व को और सुहाना बनाएगा और वोटिंग परसेंटेज अच्छा और बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो मौसम भी मेहरबान है और इसीलिए मतदाता जो है वो आगे बढ़े और इंदौर से हम ज़रूर अपील करेंगे, बंसल न्यूज़ की अपील है कि हम समझते हैं जो परिस्थितियां वहां हैं उससे एक पार्टी का जो समूह होगा, समर्थन समूह, उसके मन में निराशा हो सकती है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र एक महायज्ञ है, निकलना चाहिए मतदाताओं को। और उन मतदाताओं को जो अपना भाव मतदान के प्रति बहुत मजबूत रखते हैं, उन्हें ज़रूर बाहर निकलकर अधिक से अधिक संख्या में वोट करना चाहिए, क्योंकि 5 साल का ये नज़रिया है, 5 साल का ये मौका है और अब की 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, हमारा चेहरा, हमारी शक्ल, हमारे आसपास का सिनेरियो। तो ये मत समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी केजरीवाल साहब की जमानत याचिका पर कि चुनाव 6 महीने की फसल नहीं है, ये 5 साल बाद आता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मायूसी में या नाराज़गी में या आलस्य में इसको गंवाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, बल्कि माफ़ कीजिएगा, मुझे कहने में संकोच नहीं कि एक किस्म का अपराध है ये, कि अगर आपके पास वोटिंग राइट है और आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं किसी भी मनोदशा में जाकर, तो ये उचित नहीं है। आपको आना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में वोट करना चाहिए। जय। बिल्कुल सर, और आगे बढ़ते हैं इस अपील के साथ। पहले 3 चरणों में वोटिंग का जो प्रतिशत था वो बेहद कम था, और क्योंकि मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण में मतदान हो रहा है, इसके कारण चौथे चरण में इसे मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी कवायद की गई है और जमकर कवायद हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बातचीत करते हुए कहा कि लगातार 2019 की अपेक्षा मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के सभी स्ट्रांग रूम में व्यवस्थाओं की जानकारी भी उन्होंने दी है। फिलहाल मतदान कहा कि प्रशासन की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से भी तमाम कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान जारी है और 8 सीटों पर आज भी वोटिंग हो रही है। हमारे साथ हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन जी, आइए हम उनसे ही बात करते हैं। सर, आज सुबह से 7 बजे से इन 8 संसदीय क्षेत्रों में जो 18,007 मतदान केंद्र हैं वहाँ मतदान प्रारंभ हुआ। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो मतदान अच्छे से चल रहा है, लोगों में उत्साह है, लाइनें लगी हैं, लोग आकर के वोट कर रहे हैं। सर, पहले और दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग काफ़ी कम हुई थी। फर्स्ट और सेकंड फेज़ में कुछ कारण रहे होंगे, वोटिंग कम हुई थी। थर्ड फेज़ में बूथ स्तर पे काफ़ी काम किया गया है, अभियान चलाया गया चलें बूथ की ओर। लगातार 7 दिन तक हम लोगों ने वोटर से संवाद किया, उनको प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि आएँ बूथ पे जाएँ। उसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। हर ज़िले ने अपने अपने स्तर पे कई तरह के नवाचार भी किए हैं मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, उनको इंगेज करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। तो एक सम्मिलित प्रभाव है इन सभी का कि वोटिंग परसेंटेज में सुधार दिख रहा है। सर, कल रात से मौसम भी है, बारिश आंधी मौसम है, उसको लेके कुछ प्रभावित कोई चीज़? हाँ, कई क्षेत्रों में, जैसे बड़वानी में, खंडवा में, खरगोन में, धार में, झाबुआ, अलीराजपुर, तो उन इलाकों में थोड़ी बारिश और तूफान का असर रहा है, जिस कारण से कहीं कहीं पे बिजली गई है, बिजली बाधित हुई, लेकिन उसको तत्काल रिस्टोर किया गया। तो मतदान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, मौसम थोड़ा सा प्रतिकूल है, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, और उसको अगर पॉजिटिव देखें तो धूप कम हुई है, तो मौसम प्लेजेंट हुआ है, तो हो सकता है वो भी एक कारण हो कि वोटर बाहर आएँ और वोट करें। इस बार के मतदान के लिए, चौथे चरण के लिए क्या अपील करें? आपके माध्यम से अपने सभी मतदाता साथियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आज आप मतदान केंद्र पे ज़रूर जाएं और अपना वोट करें। आपको जो अधिकार लोकतंत्र में मिला है उसको निभाइए, मतदान केंद्र पे जाइए और वोट कीजिए। लोकतंत्र के अधिकार का ज़रूर प्रयोग कीजिए। कैमरामैन रणबीर के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज़ भोपाल। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
अनुपम राजन, जिनकी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उसके बाद लगातार मेगा कवरेज मध्य प्रदेश में उन सीट्स पर जहां मत